सो हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर इसको मोशन इन वन डायमेंशन भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो फिलहाल हम देखते हैं चैप्टर में, इस चैप्टर में आपका है क्या क्या, मोशन किसको कहते हैं, वन डायमेंशन इसको क्यों बोल रहे हैं, वन डायमेंशन क्या चीज़ होती है, टू डायमेंशन क्या चीज़ होती है, थ्री डायमेंशन क्या चीज़ होती है। पहले इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। तो मोशन पे तो थोड़ी देर बाद आते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा टॉपिक भी मोशन है। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं वन डायमेंशन क्या होती है। पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा सा डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, कि डायमेंशन एक्चुअल में किसको कहते हैं। जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था, सॉरी क्लास 10th में पढ़ा था, आपकी मैथ्स में पढ़ा होगा आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तक पढ़ा होगा, जेड एक्सिस तो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा यहाँ पर। तो जैसे आपकी दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो जो ये आपकी एक्स एक्सिस है, जो आपकी एक्स एक्सिस है, इसी को ही हमारा वन डायमेंशन बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं वन डायमेंशन। और अगर इस एक्स एक्सिस के साथ में वाई भी साथ में लेने लगूँ तो इसको बोलते देते हैं टू डायमेंशन, है ना। अगर मैं इसी के साथ साथ एक ऊपर को ये थ्री डायमेंशन ऐसा करके भी लेने लग जाता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए ये इस तुम्हारी डायरेक्शन में एक जेड एक्सिस भी ले लेता हूँ, तो इसको बोलते हैं थ्री डायमेंशन। ओके। सो स्टूडेंट, अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस की वजह से देखते हैं तो एक्स एक्सिस आपका है क्या चीज़, देखें। यानी कि एक्स एक्सिस में अगर आपकी कोई एक्स एक्सिस जो आपका वन डायमेंशन में जिसे कह रहा हूँ, एक्स एक्सिस की वजह से, या हम कह सकते हैं कि वन डायमेंशन की वजह से खाली बनती है एक लाइन। इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ। यानी कि अगर हम कहते हैं कि हमारे खाली एक्स एक्सिस अगर हम लेते हैं, जिसको हम वन डायमेंशन बोलते हैं, तो उसकी वजह से बनती है लाइन। अगर मैंने दो एक्सिस ले ली, एक एक्सिस ये ले ली और एक एक्सिस ये ले ली, है ना, ये वाई ले ली, दोनों के बीच में एक खास रिलेशन होता है कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री में होते हैं। तो अब मैं एक्स और वाई को दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, तो ये बन गया मेरे पास एक प्लेन, ये बन गया मेरे पास प्लेन, जैसे कॉपी भी प्लेन है आपकी, है ना। तो दो डायमेंशन मिला के हमेशा बनता है प्लेन। अगर मैंने यहाँ पर एक तीसरी डायमेंशन भी ले ली, मैंने इसकी हाइट भी ले ली, इस तरह से ऊपर को या नीचे को भी ले सकते हैं, तो ये आपका एक 3D फिगर हो गया, जिसके बाद उसके बाद लेंथ ब्रेथ और हाइट भी आ चुकी है। तो ये हो जाता है तुम्हारा 3D फिगर, 3D थ्री डायमेंशन जिसको बोलते हैं। तो 1D 2D 3D शायद आप लोग अब समझ चुके होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, चैप्टर का नाम ही यहाँ पर है मोशन इन वन डायमेंशन, तो कहने का मतलब है यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपकी आएंगी वो सब वन डायमेंशन मोशन की होंगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन की हम बात करेंगे हमेशा। शुरू से लेकर इस चैप्टर के लास्ट तक हम स्ट्रेट लाइन मोशन की ही बात करेंगे। तो बच्चों देखिए, अब जैसे इसमें हम देखते हैं आप क्या क्या चीज़ें आएंगी। देखिए, सबसे पहले आपका टॉपिक है यहाँ पर काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, है ना। यानी कि काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में, यानी कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इस पूरी चीज़ को बोलते हैं मैकेनिक्स, इस पूरी चीज़ को बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है? फिजिक्स की एक ब्रांच है। मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है, जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मोशन कैसे होता है, उसका कॉज क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। मोशन जैसे कि एक गाड़ी चल रही है तो वो मोशन में है, तो उसके बारे में, उसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, सब कुछ जो हम कैलकुलेट करेंगे, इसको पूरा मैकेनिक्स में आता है, ठीक है। तो अब मैकेनिक्स में दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका काइनेमेटिक्स, एक होता है डायनेमिक्स। एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स, यानी कि मैकेनिक्स के दो पार्ट हैं, है ना। एक होता है आपका काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक्स। अब देखिए काइनेमेटिक्स क्या क्या चीज़ होती है, देखो। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ फैक्टर विच कॉज द मोशन। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। काइनेमेटिक्स क्या होता है? हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में हम करते हैं मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन हम उसके कॉज को जाने बिना उसके मोशन की स्टडी कर रहे हैं। उसके कॉज को जाने बिना हम अगर मोशन की स्टडी करते हैं तो वो आता है काइनेमेटिक्स के अंदर। ओके। तो अब जैसे हम इसका कोई एग्जांपल लेके चलते हैं काइनेमेटिक्स का, जैसे कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल के लिए, आपने एक क्रिकेट की बॉल को हिट किया और वो क्रिकेट की बॉल उड़ते हुए आ रही है एक फील्डर के हाथ पे, है ना। तो अब जो बॉल वहाँ पर मोशन कर रहा ना, वो जो बॉल वहाँ पर मोशन कर रहा, तो उसकी अगर हम स्टडी करेंगे कि उसका मोशन कैसे, उसकी स्पीड बढ़ रही है, कैसे उसकी स्पीड घट रही है, तो ये सब कुछ आएगा काइनेमेटिक्स के अंदर। ओके। अब हम काइनेमेटिक्स में ये नहीं देखते हैं कि इस मोशन का कॉज क्या है, यानी कि उसको एक्सटर्नल फोर्स कौन दे रहा है, उसका कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, ये हम नहीं देखेंगे। हम सिर्फ इसका इतना स्टडी करेंगे कि उसका मोशन कैसे कैसे चल रहा है। जैसे हमारे पास ना मोशन में बहुत सारे पॉइंट आते हैं, जैसे आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा। जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है, टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये कुछ 5 हमारे पास फैक्टर होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं इसमें, है ना। तो लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम उसका कारण नहीं जानते हैं। हम उस जो मोशन है उसका कारण नहीं जानना चाहते हैं, ठीक है। बस हम उसकी स्टडी करते हैं, हम उसके कारण को नहीं जानते हैं। ये हो जाता है तुम्हारा काइनेमेटिक्स।
आर यू, शायद अब आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा। वहीं पर ये अगर डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं तो डायनेमिक्स, अब ये आपको यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन वो कभी वैसा पूछा भी नहीं जाता है, बस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हम चीज़ें कैसे पढ़ते हैं। फिर जो डायनेमिक्स होती है, डायनेमिक्स में क्या होता है कि हम मोशन के कॉज को पढ़ते हैं, मोशन के कॉज को पढ़ते हैं, ठीक है, डायनेमिक्स के अंदर। और काइनेमेटिक्स में हम खाली उसके मोशन की स्टडी करते हैं, उसके कॉज के बारे में हम नहीं जाते हैं कॉज के पीछे। बट डायनेमिक्स में हम उसके कॉज को पढ़ते हैं कि उसका कारण क्या है, एक्चुअल में उसका कारण क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक बस 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और अचानक से बस वाले ने ब्रेक मारा तो उसकी स्पीड धीरे 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 घट रही है। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम देखेंगे कि उसकी स्पीड कितनी घट रही है, किस रेट से घट रही है ना, उसकी स्पीड कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जीरो हो रही है। तो ये सब काइनेमेटिक्स के अंदर आएगा। डायनेमिक्स के अंदर क्या आ जाएगा, उसकी स्पीड क्यों घट रही है, उसकी स्पीड कब तक घटनी चाहिए, है ना। तो इस तरह के जो कॉज होते हैं वो डायनेमिक्स के अंदर आते हैं। ओके, जैसे इसका मैंने जो बस वाला एग्जांपल दिया था उसमें क्या था कि जैसे बस की स्पीड किस रेट से घट रही है ना। अगर हम कहेंगे कि अब बस की स्पीड क्यों घटी, फ्रिक्शन की वजह से। जैसे मैं ये फ्रिक्शन कहता हूँ, इसका मतलब हम काइनेमेटिक्स को ना देख के हम डायनेमिक्स को देख रहे हैं। उसकी स्पीड क्यों घट रही है, ड्यू टू फ्रिक्शन उसका कॉज है, उसके मोशन के डिक्रीज या इंक्रीज होने का कॉज है। और वहीं पर मोशन कितना घट रहा है, एक्सेलेरेशन कितना हो रहा है उसमें, रिटार्डेशन कितना हो रहा, कितनी देर बाद वो जाके रुकेगा, ये सब काइनेमेटिक्स के अंदर आ जाएगा। तो जब भी हम कॉज पढ़ेंगे तो उसको हम बोल देते हैं डायनेमिक्स। और जब हम खाली उसके बारे में स्टडी करते हैं, मोशन के बारे में, यानी कि इन 5 चीज़ों के बारे में, AUV, के बारे में, तो इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ओके, चलो अब अगले पॉइंट की तरफ को बढ़ते हैं, जो कि है आपका मोशन। देखो मोशन को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। मोशन, पहले देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ टाइम। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। देखो आपको तो पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, जो चीज़ चल रही है उसको हम मोशन में कह देंगे, बट हम फिजिक्स में थोड़ा सा अलग तरीके से इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग तरीके से। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कहते हैं कि मान लो कोई एक आदमी यहाँ पर रहता है, इस तरह की एक फील्ड में रहता है, ठीक है। उसके सामने एक बड़ा सा पर्वत है, ये बड़ा सा उसके सामने एक पर्वत है, हिमालय पर्वत मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके सामने एक बड़ा सा पर्वत है। तो जैसे कि मैंने बताया, एक आदमी एक ग्राउंड पे खड़ा है और उसके सामने एक बहुत बड़ा सा पर्वत है, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि ये जो पर्वत है, ये जो आपका जो पर्वत है, ये मोशन में है या नहीं है। वो आदमी यहाँ पर रुक के चुपचाप से बैठ के देखा उस पर्वत को, तो क्या ये पर्वत मोशन में है, तो हम कहेंगे कि ये पर्वत मोशन में नहीं है। ये जो आपका बिल्कुल सा ये एक पर्वत है, मोशन पे नहीं है, हम ऐसा कह देंगे। बट अगर हम यहाँ से सन के रेस्पेक्ट में देखें तो अर्थ लगातार रोटेट होती रह रही है, सन के रेस्पेक्ट में देखें तो अर्थ लगातार रोटेट हो रही है। तो अगर मैं सन पे बैठ के अगर मान लो या सन से देखता कि ये पर्वत मोशन में है या नहीं है, तो डेफिनेटली ये पर्वत हमको मोशन में लगता। तो इसका मतलब अब हम क्या कहेंगे, इस पर्वत को मोशन में कहेंगे या फिर रेस्ट में कहेंगे, बड़ी समस्या है ना। तो कहने का मतलब है, हम अगर किसी चीज़ को मोशन में कहते हैं या किसी चीज़ को रेस्ट में कहते हैं, तो वो डिपेंड करता है हम देखते कहाँ से हैं। इसको मैं कुछ और एग्जांपल से बताऊंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल से, आपको एट द एंड सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो अब देखते हैं एक नया एग्जाम्पल। तो इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक ये प्लेन सरफेस है, यहाँ पर आपकी मान लो एक बस है, यहाँ पर आपकी एक बस है, ठीक है। तो इस बस में यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं, एक है ए और एक है बी, ठीक है। और बाहर एक बंदा खड़ा है, इनका दोस्त, जिसका नाम है सी। ए बी सी 3 लोग खड़े हैं, ठीक है। अब ये बस का ड्राइवर, यानी कि बस का मोशन इस डायरेक्शन में होना है। तो अब देखिए, अभी फिलहाल पहले बस रेस्ट में है, बस यहाँ पर रेस्ट में है। तो अब देखिए, अगर बस रेस्ट में, यानी कि बस चल नहीं रही है और ये आदमी भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर बस यहाँ पर रुकी हुई है तो क्या होगा, ए के रेस्पेक्ट में जो सी है वो भी रेस्ट पे है, बी के रेस्पेक्ट में जो सी है वो भी रेस्पेक्ट में है। देखिए, इस चीज़ को समझाने से पहले आपको थोड़ी सी एक चीज़ और बताऊंगा। कोई भी चीज़ को हम मोशन में तब कहेंगे जब 2 चीज़ों के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही होती है। कोई भी चीज़ को हम मोशन में तब कहेंगे जब 2 चीज़ों के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही होती है, तभी हम कहेंगे कि वो चीज़ मोशन में है। अब देखिए, फिर मान लो ये जो सी और ए के बीच की डिस्टेंस है, ये कुछ है, ठीक है, कुछ है, मान लो 50 मीटर है, और सी और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 55 मीटर मान लेते हैं। तो लगातार एक जैसी है जब तक ये रुके हुए हैं, ये बस भी रुका हुआ है और ये आदमी भी रुका हुआ है, ये सी बंदा भी रुका हुआ है। तो इसका मतलब ये सब कुछ रेस्ट में है। और रेस्ट में कब तक कहेंगे, जब तक उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है। जैसे ही उनके बीच की डिस्टेंस चेंज होने लग जाएगी तो हम कह देंगे कि वो चीज़ मोशन में आ गया। अब देखिए, अब बस थोड़ी देर में मोशन करना शुरू कर देती है, बस इस डायरेक्शन में जाने लग जाती है।
तो अब देखिए ये सी के हिसाब से हम ए को देखें तो ए की डिस्टेंस चेंज हो रही है, सी के हिसाब से ए को देखें तो ए की डिस्टेंस चेंज हो रही है। इसका मतलब ए मोशन पे आ गया विथ रेस्पेक्ट टू सी, ए किसमें आ गया, मोशन में विथ रेस्पेक्ट टू सी। और वैसी जो ये बी है, ये बी भी मोशन में आ गया विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो ये जो बी है वो भी चलना स्टार्ट कर देता है विथ रेस्पेक्ट टू सी। तो देखिए ए और बी दोनों अभी किसमें है, मोशन में आ गए सी के हिसाब से, क्योंकि ए की भी डिस्टेंस चेंज हो रही है सी से और बी की भी डिस्टेंस चेंज हो रही है सी से। अब अच्छे सुनिए, अब जो ए और बी है ये बस चलते जा रही है, ये बस चलते जा रही है। तो जो ए और बी है, क्या इन दोनों की डिस्टेंस चेंज हो रही है जब बस चल रही है? तो आंसर है नो, उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। तो भले ही ये बस में बैठे और बस चल रही है, तो ए और बी एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में होंगे, ए और बी एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में होंगे। फिर से सुनिए, जब ये बस चल रही है तो ए की डिस्टेंस सी से चेंज हो रही है, इसका मतलब ए किस पे है, मोशन में, और बी की डिस्टेंस भी सी से चेंज हो रही है, इसका मतलब बी भी किस में है, मोशन में। जब ये बस चल रही है तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, चाहे ये बस चल रही है या रुकी है। तो ए और बी के बीच की अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब दोनों ही किस पे हैं, रेस्ट पे हैं। चाहे ये बस कितनी भी स्पीड से चले या कितनी भी स्लो चले या रुकी रहे, ए और बी एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट पे रहेंगे। मीन्स अगर हम कभी भी रिलेटिव मोशन को देखते हैं, यानी सॉरी मोशन को देखते हैं, तो हम उनके बीच के रिलेटिव मोशन को देखते हैं, यानी कि दो बॉडीज के हिसाब से ही देखते हैं। अब देखिए फिर से सुनिए, अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं इसी में। जब ये बस चल रही है तो जो ये सी है वो इस ए के हिसाब से मोशन में है या रेस्ट में है, सी, ठीक है, मैं सी की बात कर रहा हूं, भले ही सी रुका हुआ है। तो अगर हम सी के हिसाब से ए के हिसाब से सी को देखें, ए के हिसाब से सी को देखें, तो ये सी भी मोशन पे होगा, ये सी भी मोशन पे होगा। क्यों? क्योंकि सी की डिस्टेंस चेंज हो रही है ए के हिसाब से। देखिए पूरा पढ़ने का तरीका आपको चेंज हो रहा है, सुनिए पूरा तरीका आपका चेंज हो रहा। और बी के हिसाब से ये सी किस पे हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा, क्योंकि बी और सी की डिस्टेंस भी अगेन चेंज हो रही है। तो फिर से एक बार मैं इसको समअप करता हूं। देखिए जब ये बस रुकी हुई थी और ये सी भी यहाँ पर रुका हुआ था, तो सबकी डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो रही थी। तो इनकी बीच की डिस्टेंस अगर फिक्स है तो सारे के सारी तीन की तीन चीज़ें एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। फिर जब ये बस चलना शुरू करती है तो ए की डिस्टेंस चेंज हो रही है सी से, इसका मतलब ए मोशन में आ जाएगा। और वैसी सी की डिस्टेंस चेंज हो रही है ए के हिसाब से, तो सी भी मोशन में आ गया विद रिस्पेक्ट टू ए, सी भी मोशन में आ गया विद रिस्पेक्ट टू ए। वैसी जो ये बी है, जब ये बस चल रही तो बी की डिस्टेंस हो रही चेंज हो रही है सी के हिसाब से, यानी कि बी भी मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, सॉरी बी भी मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू सी। लेकिन जब ये बस चल रही है तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ए और बी हमेशा रेस्ट पे रहेंगे। अब शायद आप लोगों को जो मैंने हिमालय पर्वत वाला एग्जांपल दिया था उसका आंसर आपको आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए हिमालय पर्वत में क्या हो रहा था, जो ये पर्वत था तुम्हारा, ये आदमी और इस पर्वत के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी मोशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में है। अगर मैं कहूँ पर्वत रेस्ट में या मोशन में है आदमी के हिसाब से, तो रेस्ट में है। पर्वत के हिसाब से आदमी मोशन में है या रेस्ट में है, तो रेस्ट में है। लेकिन सन के हिसाब से अगर देखें इस पर्वत को, तो सन कंटिन्यूसली क्या करता है, मूव करते रहता है। तो सन कंटिन्यूस मूव कर रहा है, तो उसके हिसाब से अर्थ भी मूव कर रही है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के हिसाब से किस पे हैं, रेस्ट पे हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। सो स्टूडेंट, ये सारे एग्जाम्पल समझ के अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अब बॉडी इज सेट टू बी मोशन, बॉडी को मोशन में कहते हैं इफ इट चेंजेज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वो इसकी पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। देखिए लेकिन हमने इसमें टाइम की बात तो कही नहीं, लेकिन देखिए जो ये हमारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर टाइम के साथ साथ ही तो बस आगे को चल रही होगी, या टाइम के साथ साथ ही तो ये सीरीज को देख रहा होगा। टाइम तो बढ़ते जाता है ना कंटिन्यूसली, तो टाइम के साथ साथ अगर उनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही होती है तो तभी उसको मोशन कहते हैं। बट डिस्टेंस लेकिन मेन फैक्टर है। सेम अब यहाँ पर रेस्ट की बात आएगी। देखो रेस्ट, देखो एक और लाइन है यहाँ पर मोशन के बारे में, मोशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू द ऑब्जर्वर, मोशन हमेशा ऑब्जर्वर के साथ ही रिलेटेड होता है, जैसे कि मैंने बताया। वरना जो हिमालय पर्वत है उसको हम रेस्ट में भी बोल दे रहे हैं, उसको हम मोशन में भी बोल दे रहे हैं, तो बोल किसके हिसाब से रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही देखिए अब आता है आपका अगला रेस्ट। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम, अगर कोई बॉडी अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करती है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी अ रेस्ट। देखिए सराउंडिंग के हिसाब से, सराउंडिंग क्या चीज़ होती है, जैसे बस है ना, इसके चारों तरफ का जो एरिया होगा इसको सराउंडिंग बोलते हैं, जो भी इसके चीज़ इसके आमने सामने होता है उसको सराउंडिंग बोलते हैं। तो अगर ये बॉडी देखो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है सराउंडिंग के हिसाब से, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये बॉडी रेस्ट पे है। सो स्टूडेंट, अब आज का आपका नया टॉपिक है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, देखिए रेक्टिलिनियर मोशन से पहले मैं आपको उसके नीचे वाले पॉइंट को अच्छे से क्लियर कराना चाहूँगा। देखिए रेक्टिलिनियर मोशन से पहले आप देखिए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास
या फिर पार्टिकल किसको कहते हैं, पॉइंट मास या फिर पार्टिकल किसको कहते हैं, क्योंकि आपको रेक्टिलिनियर मोशन तभी समझ में आएगा जब आपको पॉइंट मास या फिर पार्टिकल के बीच में डिफरेंस पता हो, यानी कि पॉइंट मास किसको कहते हैं ये पता हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्रिकेट की बॉल ली, तो उस क्रिकेट की बॉल को हम पॉइंट मास नहीं कह सकते हैं। पॉइंट मास क्या होगा, बहुत ही छोटा एक पार्टिकल, बहुत ही छोटा एक पार्टिकल जो खाली जिसका मास लगभग नेग्लेक्सिबल हो, मतलब लगभग जीरो के बराबर, मास हो उसमें लेकिन लगभग जीरो की तरफ को टेंड करता हो, जीरो के बराबर हो। तो इतना छोटा पार्टिकल अगर हम लेते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के लिए तो उसको बोलते हैं पॉइंट मास या उसी को बोलते हैं पार्टिकल। तो क्या होता है देखो यहाँ पर भी लिखा भी है, इफ द साइज, इफ होना चाहिए, इफ द साइज ऑफ अ बॉडी इज नेग्लेक्सिबल, वेट अ सेकेंड, if the size of a body is negligible in comparison to its range of motion, then the body is said to be point mass object or particle। तो point mass किसको कहते हैं, जब हम उसके मतलब उसके कंपेयर में जो और चीज़ें होती हैं वो उसके कंपेयर में बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसको हम बोल देते हैं पॉइंट मास। जैसे एग्जांपल के लिए एक चींटी के सामने एक हाथी को ले आओ, तो चींटी के जो हाथी के सामने वो चींटी है वो एज अ पॉइंट मास बिहेव करेगी। ओके, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। या फिर मैंने एक छोटा सा एक नमक का एक पार्टिकल लाया, उसके सामने मैंने एक मकान रख दिया, तो जो नमक का पार्टिकल है उसके सामने एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। कुल मिला के पॉइंट मास एक छोटा सा पार्टिकल होता है जिसका मास लगभग जीरो के बराबर होता है। ठीक है, अब ये मैंने इतना अच्छे से क्यों बताया, क्योंकि ये बहुत जगह काम आने वाला है तुम्हारा। ठीक है, चलो अब एक पॉइंट मास तो मैंने बता दिया, इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ जो यहाँ पर लिखी नहीं है लेकिन काम आने वाली है, तो उसको मैं यहाँ पर बोल देते हैं, यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ उसको, रिजिड बॉडी। देखिए, एक तो पॉइंट मास होता है और एक होता है तुम्हारी रिजिड बॉडी। देखो बॉडी वैसे दो टाइप की होती हैं, बॉडी वैसे दो टाइप की होती हैं, एक होती है रिजिड और एक होती है फ्लेक्सिबल। ठीक है, एक होती है रिजिड और एक होती है फ्लेक्सिबल। तो फिलहाल रिजिड क्या होता है पहले उसको समझते हैं, रिजिड बॉडी क्या होती है। जैसे देखिए रिजिड बॉडी क्या होता है, बिल्कुल जो बिल्कुल कठोर है, ठोस है, उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। लेकिन अब इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक इस तरह का एक कोई मटेरियल है, ठीक है, मैं इसके कुछ पार्टिकल ले रहा हूँ, मान लो मैंने इसके इस तरह के पार्टिकल लिए, ये पार्टिकल ले लिए, कुछ इस तरह के कुछ पार्टिकल ले लिए इस बॉडी के, है ना। अब मैंने क्या किया, इस पर लगाया मैंने फोर्स, इस बॉडी में मैंने फोर्स लगाया, तो डेफिनेटली इस पार्टिकल पे भी फोर्स लगा, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये जो हमारा बॉडी थी ऐसी रही, यानी कि जो इसके पार्टिकल थे वो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस जितनी थी, ये मान लो 2 मीटर है तो 2 ही मीटर, 1 मीटर है तो 1 मीटर, 3 मीटर है तो 3 मीटर, 2 मीटर है तो 2 मीटर, खाली एग्जाम्पल कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब जब मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो उनके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी, उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये पेन है, इस पेन पे मैंने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद ये पेन को मैंने यहाँ भेज दिया, तो जो इस पेन के पास पार्टिकल हैं, जो इस पेन के पास पार्टिकल हैं, क्या उन पार्टिकल की डिस्टेंस चेंज हो रही है आपस में, आंसर है नो, उनके पार्टिकल की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये बॉडी है हमारी रिजिड बॉडी। वहीं पर अगर मान लो मैंने कॉटन लिया, बहुत सारा कॉटन लिया, तो कॉटन को मैंने कंप्रेस कर दिया, कॉटन पे मैंने ऐसा धक्का मारा, तो कॉटन के जो पार्टिकल होंगे उनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, तो वो कॉटन रिजिड बॉडी ना होकर क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल बॉडी हो जाएगी। तो अब रिजिड बॉडी किसको कहते हैं, रिजिड बॉडी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज आती हैं, उसके कंपेयर में जो पॉइंट मास होता है वो बहुत छोटा होता है ना। ये सारे डिफरेंस आप लोगों को आने चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर पॉइंट मास आपका क्लियर हो चुका होगा कि पॉइंट मास किसको कहते हैं। तो पॉइंट मास क्या है, इफ द साइज ऑफ अ बॉडी इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू इट्स रेंज, यानी कि रेंज कहने का मतलब कि जिसके साथ भी मैं उसका कंपेयर कर रहा हूँ, तो उसके साथ अगर देखा जाए तो अगर उसका मास बिल्कुल जीरो के बराबर होता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट मास। शायद अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा पॉइंट मास। अब देखिए रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। अगर कोई पॉइंट मास स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, अगर कोई पॉइंट मास स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, यानी कि इस तरह से जा रहा है हमारा पॉइंट मास, स्ट्रेट लाइन में इस तरह से जा रहा है ना। तो अगर कोई पॉइंट मास स्ट्रेट लाइन में जाता है तो इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, अगर कोई पॉइंट मास स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो जैसे अगर पॉइंट मास आपका एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, अगर कोई बहुत बड़ी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी
मोशन। आया समझ में? अगर कोई पॉइंट मास स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई बहुत बड़ी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो दो टाइप के आपके मोशन होते हैं, वो भी स्ट्रेट लाइन वाले। एक जब पॉइंट मास करता है मोशन उसको रेक्टिलिनियर, जब कोई बहुत बड़ी बॉडी करती है तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, है ना। तो आपका ये रेक्टिलिनियर मोशन भी आपका अब कवर हो चुका होगा। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? इट इज अ मोशन इन विच अ पार्टिकल और अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। शायद अब आपको डेफिनेशन अच्छे से आ चुकी होगी। ओके, नाउ अगला टॉपिक देखते हैं हम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए ये टॉपिक आपका अभी तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, देखा जाए तो कभी कभी टीचर्स इसको पढ़ाते भी नहीं है स्कूल में, है ना, क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, खाली एक डेफिनेशन टाइप की है, थोड़ी बहुत थ्योरी होती है। लेकिन ये वाला चैप्टर आपका आगे जाके बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है, स्पेशली जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे, बीएससी एमएससी करोगे तो वहाँ पर या रिसर्च करोगे तो ये वाला पॉइंट आपकी बुक्स बन जाती है, बड़ी बड़ी बुक्स बन जाती है, लोग इस पर रिसर्च करते हैं, इतना बड़ा टॉपिक बन जाता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ होता है? देखो, इट इज अ सिस्टम ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस। थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस कहने का मतलब है कि जैसे मैंने यहां बताया था आपको, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। जेड एक्सेस एक्चुअल में ऐसे दिखा रहा हूं मैं, बट एक्चुअल में होता कैसे है, एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया और जेड इस तरह से परपेंडिकुलर होता है। तीनों के बीच में अगर एंगल देखा जाए तो 90 डिग्री का होता है। जैसे देखो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल आपस में, जब मैं पेन को ऐसा करके रख रहा हूं तो देखिए ये पेन को ऐसे रख रहा हूं तो एक्स एक्सिस और इस पेन के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, वाई एक्सिस और इस पेन के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि इस पेन को मैं कह रहा हूं जेड। तो एक्स वाई जेड ये तीनों आपस में, अब जेड को यहाँ पर मैं प्लेन पे तो शो कर नहीं सकता, तो इसलिए मेरे को इसकी डायरेक्शन ऐसे दिखानी पड़ रही, जबकि ये ऐसे ना होके ये बिल्कुल इसमें इस तरह से खड़ा है ना। अब मैं यहाँ पर कॉपी में ऐसा बना नहीं सकता हूँ, है ना। तो जब तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस, इनको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो सब 90 डिग्री में है। जैसे एक कमरे का कोना पकड़ लो, तो एक लाइन को एक्स बोल दो, एक को वाई बोल दो और उसके हेड को जेड बोल दो, तो वो तीनों ही वहां पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस हैं। तो देखिए थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस एक्स वाई जेड एक्सेस अटैच टू एन ऑब्जर्वर हैविंग अ क्लॉक विथ हिम, यानी कि टाइम का कॉन्सेप्ट भी आ रहा, विथ रेस्पेक्ट टू विच द ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सलेशन एक्सेट्रा ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखिए साइड डेफिनेशन से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या चीज़ है। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक जगह पर खड़े हैं, ठीक है, आप एक जगह पर खड़े हैं और आपके सामने से एक बस मूव कर रही है। तो अब वो जो बस आपके सामने से गई है, आप उस बस के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, आप उस बस के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब कि आप उस बस के लिए जो एक्स वाई जेड का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी तरह बिहेव कर रहे हो। अब तुम्हारे रेस्पेक्ट में उस बस की पोजीशन चेंज हो रही है, तुम्हारे रेस्पेक्ट में उस बस की पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन क्या क्या चेंज हो रही है? पोजीशन चेंज हो रही है, उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, उसके बाद एक्सलेशन आ रहा है, सब कुछ काउंट कर सकते हैं, सब कुछ काउंट कर सकते हैं। तो तुमको वहां पर बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यू आर द रेफरेंस पॉइंट फॉर दिस बस। अब फिर से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है एक्चुअल में। चलो इसको समझाता हूँ फिर से एक बार, दूसरे एग्जाम्पल लेके बताने की कोशिश करता हूँ। इस एग्जाम्पल को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। देखिए जब आप बस के बाहर पे खड़े हो और बस चल रही है, तो आप बस के बाहर खड़े होकर उसका एक्सलेशन काउंट कर सकते हो कि कितनी तेजी से बस जा रही है, या उसकी पोजीशन को देख सकते हो कि उसका कौन सा पोजीशन चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, यानी कि किस एक्सेस में ट्रेवल कर रही है ना। या आसमान में कोई एक चिड़िया उड़ रही है और आप जमीन पर खड़े होकर उसका एक्सलेशन देख रहे हो, उसका एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन किस हिसाब से चेंज हो रहा है, किस हिसाब से वो एक्स वाई जेड में उड़ रहा है, ये देख सकते हो। लेकिन अब जो बस के अंदर जो बंदा बैठा है, मान लो उसके आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, या पट्टी भी नहीं भी बांधते हैं, तो उस बस के हिसाब से जो बस के अंदर जो बंदा बैठा है, उस बस बंदे के हिसाब से वो बस तो कभी मूव कर ही नहीं रही है, उस बंदे के हिसाब से वो बस कभी भी मूव नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने कहा बस और उस बंदे के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। तो जब उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब वो बस के अंदर जो आदमी बैठा है उसके रेस्पेक्ट में बस हमेशा रेस्ट में है, और बस हमेशा रेस्ट में है, तो तुम कैसे निकाल दोगे भैया उसका पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन कैसे निकाल दोगे, है ना। तो जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था तुमको पहले, देखिए जो मैंने तुमको भाई ये बस वाला एग्जाम्पल दिया था, ये बंदा बस में बैठा है, तो ये बंदे के हिसाब से तो बस हमेशा रेस्ट में है, या बस के हिसाब से ये बंदा हमेशा रेस्ट में है। तो ये जो बंदा है ये कभी इसका एक्सलेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट ये सब कुछ नहीं निकाल सकता। वो कौन निकाल पाएगा? जो ये बाहर से बंदा खड़ा है, और जब ये बंदा खड़ा है तो इसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो हमने एक ऑरिजिन बना दिया, इस तरह से एक ऑरिजिन बना दिया, इसी आदमी को एक ऑरिजिन बना दिया, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, इसको ही मैंने फ्रेम बोल दिया। फ्रेम यानी कि जिसके रेफरेंस में, जिसके रेस्पेक्ट में मैं दूसरे ऑब्जेक्ट को देखता हूँ।
तो बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं थोड़ा और समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा शायद आप लोगों को कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा। देखिए एग्जांपल के लिए, मान लो एक आसमान में एक बर्ड उड़ रहा है, एक चिड़िया है, ठीक है। आप यहाँ पर ज़मीन पे खड़े हो, आप ज़मीन पे खड़े हो, तो आसमान में एक चिड़िया उड़ रही है, लेकिन अब हुआ क्या कि आप उस चिड़िया की यहाँ पर से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सलेशन सब कुछ देखना चाह रहे हो। यहाँ पर वो कोई चिड़िया है, ठीक है। मैं यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना दे रहा हूँ बिकॉज माई ड्राइंग इज़ टू बैड। तो यहाँ पर कोई एक बर्ड है, ठीक है, बर्ड है, तो वो बर्ड यहाँ पर उड़ रही है ना। तो अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब अगर ये बर्ड को हमको इसकी देखना पड़ इस हमको देखना है कि ये कितने के एक्सलेशन से आगे को मूव कर रही है, या कितने के हिसाब से इसका टाइम पीरियड, मतलब इसका पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि हम इसका एक्सलेशन, वेलोसिटी, ये सब कुछ निकालना चाह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ निकालना चाह रहे हैं, जो हमारे पास हम जो चीज़ें क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सलेशन, टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें हम निकालना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर से अगर मैं इसको देखूँ तो मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, जिस हिसाब से आगे को जा रहा है या जिस हिसाब से इसकी डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो मैंने क्या कहा कि ये हमारी डिस्टेंस, ये मैंने मान लिया x, और जो वर्टिकल ये वाली होगी इसको मैंने मान लिया y, और जो यहाँ पर इसकी हाइट है उसको मान लिया मैंने z। इसका मतलब मैंने खुद को क्या मान लिया, एक फ्रेम मान लिया, एक फ्रेम मान लिया, यानी कि खुद को स्टेशनरी बता दिया, स्टेशनरी बता दिया, रुका हुआ बता दिया, और उसी को मैंने ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उसको मैंने अपने आप को ओरिजिन मान लिया। अब मेरे हिसाब से वो बॉडी, वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस हिसाब से डिस्टेंस चेंज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कि ये इस बॉडी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि रेफरेंस पॉइंट है कि उसका जो है मोशन किस हिसाब से चेंज हो रहा है। अब मान लेते हैं ये जो बर्ड यहाँ पर उड़ रहा था, तो इसी बर्ड के पीठ पे एक चींटी बैठी है। तो अब जब बर्ड उड़ रहा है तो चींटी बैठी है, तो वो चींटी और बर्ड की डिस्टेंस तो चेंज हो ही नहीं रही है। तो चींटी के हिसाब से बर्ड तो रेस्ट में है हमेशा, चाहे कितनी भी तेज उड़ रहा है, कितनी भी कम उड़ रहा है, तो उस चींटी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं ले सकते। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, रुका हुआ पॉइंट होता है, जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं कि वो बॉडी का एक्सेलरेशन कितना चेंज हो रहा, कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा, कितनी इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो रही, कितनी फाइनल वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस पूरी चीज़ को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि इस बर्ड के लिए जो मैं यहाँ पर हूँ, मैं एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस काम कर रहा हूँ। शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो देखिए इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की थोड़ी सी आगे एक और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एक्सेस। देखिए एक एक्सेस ये है, एक एक्सेस ये है, और एक एक्सेस यहाँ पर ये कट कर रहे हैं, जहाँ पर ये कट कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका? इंटरसेक्शन का मतलब होता है काटना। 3 एक्सेस यहाँ पर कट कर रही है, इसको बोलेंगे ऑरिजिन। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एक्सेस इज कॉल्ड ऑरिजिन विच सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट। यही ये ऑरिजिन जो होता है, ये रेफरेंस पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जर्वर, किसी भी चीज़ को देखने के लिए। और पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर का पोजिशन होगा। इफ फ्रेम इज नॉट मैंशनड देन ग्राउंड इज टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे आदमी खड़ा नहीं है, तो वहाँ पर हम किसी ग्राउंड में किसी पॉइंट को भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट को, जहाँ से मैं उस ऑब्जेक्ट की एक्सलेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है आज का अगला टॉपिक, जो कि आपका वन डायमेंशनल मोशन। देखिए वन डायमेंशनल मोशन आपका क्या होता है, देखिए इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विथ टाइम देन इट इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। ठीक है, जैसे अगर मान लो एक चींटी, या फिर हाँ, जैसे हमारे पास एक रूम है ना, रूम, जैसे हमारे पास रूम है, तो रूम में मान लो आपका जो रूम है उसकी जो उसका कॉर्नर है उसको पकड़ो, और उसके कॉर्नर को, इसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस, है ना। और जो रूम का जो मतलब जो फ्लोर है, ये आपका फ्लोर है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपका फ्लोर बन गया है, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं। अब जो जेड एक्सिस है वो ऐसा है, देखो ऊपर को, है ना, जेड एक्सिस ऊपर को है, तो ऊपर को मैं कैसे बनाता हूँ, चलो इसको ऐसा बना देता हूँ, लो, है ना। ऐसे तो बना नहीं सकता हूँ मैं, तो मैंने इसको ऐसा करके बना दिया कॉपी में। अब देखिए, अब एक चींटी जो है ना वो इस तरह से चल रही है, इस लाइन में ही चल रही है, एक्स एक्सिस में। आपकी जो कमरा है उस कमरे के एक कॉर्नर से बिल्कुल ऐसे करके चलते जा रही है ना। तो जब ये चींटी सिर्फ इसी लाइन में चल रही है, इसी लाइन में एक्स एक्सिस में ही चल रही है, एक्स एक्सिस में ही चल रही है, तो इसको हम बोलेंगे वन डायमेंशन मोशन। यानी कि देखो वन डायमेंशन मोशन में क्या हो रहा, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस, कैसे एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, देखो ये एक्स में, देखो यहाँ पर ये 0 0 0, एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, और जेड भी 0 होता है। तो यहाँ पर देखो, जब ये चींटी यहाँ पर थी तो इसने एक्स में डिस्टेंस ट्रैवल की थी 0, जब ये चींटी यहाँ पर गई तो मान लो इसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 1, जब यहाँ पर गई तो 2, यहाँ पर गई तो 3। लेकिन वाई में कभी चेंज कर रहा है, देखो वाई में कभी चेंज हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में कभी नहीं आ रही चींटी इस डायरेक्शन में कभी नहीं आ रही है, वो बस यहाँ को ही जाने में लगी है। यानी कि आपका वाई कब चेंज होगा, जब चींटी यहाँ को भी आ रही होती, इस तरह से यहाँ को भी आ रही होती है,
तो तब जाके हमारा वाई भी चेंज हो रहा होता है ना। या फिर मैं कहता हूँ कि अगर जो चीटी यहाँ को ना चल के यहाँ को चल रही है, ऐसे करके चल रही है, तो अभी भी देखो इसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, क्योंकि इस बार एक्स में थोड़ा ना चल रही है, इस बार वाई में चल रही है, 1 2 3 4 करके। या फिर अगर चीटी ऊपर वाली लाइन में चल रही होती 1 2 3 4 करके, तो सिर्फ एक ही डायमेंशन उसका चेंज हो रहा। इसका मतलब अगर चीटी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है या फिर तुम्हारे कमरे के एक ही लाइन पे चल रही है कॉर्नर से पकड़ के, तो वो हो जाएगा उसका वन डायमेंशन मोशन। देखिए यहाँ पर इस पर सीधे सीधे क्लियर कट वर्ड में लिखा है, इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विथ टाइम देन इट इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। एग्जाम्पल देखो, मोशन ऑफ अ कार ऑन स्ट्रेट लाइन। देखो अगर एक स्ट्रेट रोड में एक कार चल रही है, स्ट्रेट रोड में, ये रोड मान लेते हैं इसको, एक्स एक्सिस को रोड मान लेते हैं, तो बिल्कुल कार बिल्कुल स्ट्रेट रोड में ऐसे करके चल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन मोशन। या इसका एग्जांपल, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज एक्सेट्रा। जैसे अगर मान लो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ऊपर से आपने एक बिल्डिंग के ऊपर गए, वहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो बॉल हमेशा नीचे को स्ट्रेट लाइन में आ रही है, इसका मतलब उसका जेड एक्सेस ही चेंज हो रहा है, बाकी एक्स और वाई चेंज नहीं हो रहे। पहले अगर आप टू डायमेंशन मोशन पढ़ लीजिए, 3 डायमेंशन मोशन पढ़ लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम आपका 2 डायमेंशन मोशन। तो 2 डायमेंशन मोशन क्या होता है, इफ ओनली 2 कोऑर्डिनेट चेंजेस विथ टाइम देन इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशन मोशन। मैंने जब आपको स्टार्टिंग में 1D 2D 3D बताया था अभी, तो मैंने कहा था कि 2 डायमेंशन जो होता है आपका एक प्लेन होता है, एक प्लेन एक्स और वाई से मिलकर एक प्लेन बनता है। मान लो वो चीटी अभी एक लाइन में चल के वो आपके पूरे फ्लोर पे चल रही है, पूरे फ्लोर पे चल रही है, ठीक है, वो आपकी एक लाइन में न चल के कहाँ को चल रही है, इस तरह से फ्लोर में चल रही है, उड़ नहीं रही है ऊपर, बस फ्लोर पे चल रही है यहाँ कहीं भी। तो आपका एक्स भी चेंज हो रहा, वाई भी चेंज हो रहा। मान लो पहले चीटी यहाँ पर थी, तो एक्स में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1, वाई में भी किया 1। मान लो चीटी यहाँ पर पहुंच गई, तो एक्स में डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना, वाई में डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना। मान लो यहाँ पर आ गई चीटी, तो एक्स में ट्रेवल किया इतना, वाई में इतना किया, तो कंटिन्यूसली उसके एक्स और वाई चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे वाले केस को बोलते हैं 2 डायमेंशन मोशन। कहने का मतलब है चीटी जब एक लाइन में चल रही है तो 1 डायमेंशन मोशन, चीटी आपके फ्लोर पे मूव कर रही है तो 2 डायमेंशन मोशन। ओके, जैसे स्टूडेंट देखिए 2 डायमेंशन मोशन के कुछ और एग्जांपल हो गए, जैसे इंसेक्ट अगर आपका क्राउल कर रहा है, यानी कि अगर एक फ्लोर पे चल रहा है, जैसे कोई चीटी फ्लोर पे चल रही है, तो एक्स और वाई, फ्लोर मैंने कहा था 2D होता है, तो 2D में चल रहा है तो आपका हो जाएगा 2 डायमेंशन मोशन। या फिर जैसे एक कार आपकी एक सर्कुलर टर्न कर रही है, या फिर कार आपकी पूरी ग्राउंड में चल रही है, जैसे अगर मान लो कार बिल्कुल चल रही ना ग्राउंड पे, बिल्कुल ऐसे करके सर्कुलर चल रही, तो प्लेन पे ही चल रही है कार, तो वो हो जाएगा आपका 2D मोशन। अब आपका 3D मोशन की बात करते हैं। 3D मोशन समझते ही आपको जो है इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए 3 डायमेंशन मोशन में देखिए, इफ ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विथ टाइम, अगर 3 के 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं 3 डायमेंशन मोशन। जैसे एग्जांपल के लिए, अब चीटी का एग्जांपल न लेके मैं कहता हूं कि आपका मान लो एक मक्खी कमरे में उड़ रही है, तो जब वो कमरे में उड़ रही है तो वो एक स्पेस में उड़ रही है, तो वो एक्स को भी चेंज कर रही है, वाई को भी चेंज कर रही है और जेड को भी चेंज कर रही है। शायद आपको आप समझ में आ गया होगा। या फिर आपकी एक बर्ड आसमान में उड़ रही है, तो उसका एक्स भी चेंज हो गया, वाई भी चेंज हो गया और जेड भी चेंज हो गया। शायद अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो स्टूडेंट, इंसेक्ट का एक लाइन पर चलना कहलाता है 1 डायमेंशन मोशन। या फिर कार बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसको बोलेंगे 1 डायमेंशन मोशन। इंसेक्ट अगर आपका एक प्लेन में चल रही है तो उसको बोलेंगे 2 डायमेंशन मोशन। या कार आपकी एक प्लेन पर चल रही है, यहाँ वहाँ घूम रही है, तो उसको बोलेंगे 2 डायमेंशन मोशन। कोई इंसेक्ट आपका फ्लाई कर रहा है हवा में, या बर्ड आपका फ्लाई कर रहा है, तो उसको बोलेंगे 3 डायमेंशन मोशन, क्योंकि वो एक पूरे स्पेस में चल रहा है। तो ये आपको 1D 2D 3D अच्छे से आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था, फिर से देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैंने आपको कहा था कि बर्ड वाला आपको समझ में आ जाएगा जब 1D 2D 3D बताऊंगा। तो जब मैंने अपने आपको यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो इस बर्ड को देखिए आप, इसका एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही चेंज कर रहा है बर्ड जब उड़ रहा है। तो अपने आप को हम लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ पॉइंट इन विच या with respect to that a moving object we calculate the UVATNS of any moving object is called frame of reference। शायद आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा।